वो मार्जिनलाइज फील करेंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ नागराजन जी, जैसे एक बात ये कही जाती है कि जैसे अभी तुहिन भी कह रहे थे कि आखिरी समय के जो कैंपेन्स होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये एग्जिट पोल उससे उलट कहानी कह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी चलती है कि एक बार मतदाता ने पहले मन बना लिया तो फिर वो आखिरी समय में बदलता नहीं है, और अगर ओपिनियन पोल से या और उससे पहले से चल के अब तक एग्जिट पोल तक आए तो लगभग वही तस्वीर बनती दिख रही कि एज पे है कांग्रेस, बढ़त पे है। तो क्या ये सब चीज़ें जो बाद में 8-10 दिन की थी, वर्क नहीं कर रही थी? जो पहले से मतदाता ने सोच लिया था वही हो रहा है? पर्टिकुलरली एक ओपिनियन पोल जो एक्सेस में इंडिया का, वो बेंगलुरु शहर का 10 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी 2008 में 17 सीट लिया था वहां से, और 2018 में 11 या 12 सीट लिए, 12 सीट। कांग्रेस को 15 सीट मिली। मुझे मानना है, अपना आकलन है, बेंगलुरु शहर में मोदी जी का जो रोड शो था उसके प्रभाव को चलते वहां 14 से 16 तक उनको मिलने का संभावना है। लेकिन एक्सिस में इंडिया एक विश्वसनीय पोल संस्था है, उन्होंने केवल 10 सीट दे रहे। वैसे ही मुझे मानना है किट्टूरू कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी को दोनों मिला के कुल 65 सीट है, 75 सीट है, उस दोनों मिला के वहां तो बैक के पास, हाँ, दोनों मिला के बीजेपी को लगभग 32 टू 36 सीट मिलने का है। लेकिन वो लोग कम दे रहे हैं, 11 सीट है और 21 सीट है, मतलब 33 ही दे रहे हैं, करेक्ट वो। लेकिन बीजेपी को कहां उनको नुकसान हो रहा है, वो हैदराबाद कर्नाटक। हैदराबाद कर्नाटक मुझे मानना है पिछली बार 15-16 सीट थी, अभी भी 15-16 का संभावना है वहां, लेकिन कम हो रहा है। उसका वजह कई चीज हो सकता है। एक है ये गाली जनार्दन रेड्डी करके, जो बेल्लारी ब्रदर्स में एक ब्रदर है जी। इसमें सुंदरम जी देखिए, अब थोड़ा क्योंकि नंबर्स पे तो जो आएंगे वो आ ही जाएंगे, मुद्दों पे थोड़ा बात करते हैं। बीजेपी के लिए जो लिंगायत के उनके बड़े नेताओं की भगदड़, जगदीश शेट्टार उधर गए, कई और नेता गए, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, वो एक फैक्टर अगेंस्ट में गया। इनके करप्शन वाला जो 40% का था वो इनके अगेंस्ट में गया। लोग बहुत नाराज थे क्या लोकल लीडरशिप से जो इनके अगेंस्ट में गया है? नहीं, वो जो लिंगायत है वहां किट्टूरू कर्नाटक में भी ज्यादा है, लगभग 19%, 20% का है। वहां बीजेपी को पिछली बार 30 सीट मिला था, वहां मिल रहे हैं। वहां भी क्या है, जो टर्न कोर्ट्स कांग्रेस से जो आए हुए हैं, रमेश जारकीहोली जैसा, उन लोगों ने नैया पार करा रही है बीजेपी को, तो 21-22 सीट वहां मिल रहा है। इसलिए उनको हो सकता है सेंट्रल कर्नाटक में बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, क्योंकि पिछली बार 21 सीट मिला था, अभी 10 सीट या 11 सीट में सिमट गए। वो 50% सीट का लॉस हुआ है उसी के वजह से। और इस कर्नाटक, जो हैदराबाद कर्नाटक, और जो जेडीएस का जो नुकसान है उसका फायदा पूरा वो कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी को मिल रहा था लेकिन नहीं मिला। ग्रोवर जी, नहीं मिल रहा है। लोकल इश्यूज, लोकल लीडरशिप से नाराजगी, आखिरी समय में भगदड़, टिकट वितरण गड़बड़ियां, यही सब चीजें थी, और जो कांग्रेस ने बहुत अच्छे से मैनेज की। उनके लीडरशिप की कोई क्राइसिस नहीं थी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कैंपेन चला रहे थे। वाजपेयी जी, इसमें क्या है, अभी कोस्टल कर्नाटक को ले लीजिए, 19 सीट पे 16 सीट मिल रहा है, हर एक पोल ने कहा रहा है। वहां ज्यादातर वो उम्मीदवार को बदल दिया गया था, लेकिन वहां सक्सेस हो रहा है। रीजन वाइज इसका जो अलग अलग उसका रिस्पांस। जी ग्रोवर साहब, ये मेरा सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस के पक्ष में क्या गया और इनके अगेंस्ट में क्या गया? ये सवाल मेरे से था। हाँ ग्रोवर जी, आपसे सवाल है सर। नीरज, अगर कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लिंगायत नेता जो बीजेपी छोड़कर आए, खासकर जगदीश शेट्टर है या लक्ष्मण सावदी, जो कि हालांकि छोटी कम्युनिटी है, गनगा लिंगायत होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभाव करीब 20 सीटों में था वह काफी हद तक डेंट कर सकता है। और यही जो देखने को मिल रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट
किस हद तक पड़ेगा। रही बात दूसरी, जो टिकट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जो मतभेद बीजेपी के अंदर खुल के नजर आए थे, क्योंकि भले ही कांग्रेस ने सबसे पहले सीटें अनाउंस कर दी थी कि कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी 11 तारीख, 12 तारीख और 19 तारीख को 3 लिस्ट उन्होंने निकाली थी, क्योंकि अंदर काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था कि लोग नाराज थे कि उनको टिकट काटी जा रही है, जैसे ईश्वरप्पा हो या सोमन्ना को शिफ्ट किया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इसका असर हो सकता है, और जितनी एक डिपेंडेंस लिंगायत कम्युनिटी पर होती थी बीजेपी की येदियुरप्पा के चलते हुए, शायद इस बार वो उसका पूरा इनकैशमेंट नहीं हो सक रहा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कुछ फायदा दे सकती है। रही बात जेडीएस की, जैसे आपने कहा, जेडीएस के अंदर के जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो देखने को मिले हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह का अगर डेटा अभी आया है 5 बजे तक का, रामनगरम और हसन, 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि गढ़ माना जाता था जेडीएस का, वहां पर दोनों में ही उनको खतरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुमारस्वामी भी शायद अपनी सीट हार सकते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो शिफ्ट, वोकली का वोट कुछ हद तक डीके शिव कुमार लेके आए, लिंगायत नाराज जो थे उनका जो शिफ्ट आया है वो कुछ हद तक कांग्रेस को बढ़त दिला सकता है। जी, तो इनसे ना वोट परसेंटेज में भी अगर आप देखें ना, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा गैप है, 4 से 6% तक का गैप आ रहा है, और 2% के 3% के स्विंग में सीटों को बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जो दिख रहा है पोल में। तो जो अभी नागराजन जी और ग्रोवर जी कह रहे हैं कि बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट की आप लोगों ने, वो भारी पड़ी आपको। अब लास्ट के 5 डेज का जो कैंपेन आप कह रहे हैं कि वो उस पर स्टडी चल रही थी, वो लोग नतीजों के दिन देखेंगे, लेकिन टिकट वितरण, लिंगायत की नाराजगी, करप्शन के चार्जेस और रूरल इलाकों में बहुत अपील नहीं थी। मानते हैं आप इसको, ये या आप इसको भी खारिज करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पे समस्याएं थी, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद जब आप तुलना करते हैं हमारे नेतृत्व की और कांग्रेस के नेतृत्व की, देखिए डीके शिव कुमार जो है उनके खिलाफ जो है वो हर इलेक्शन में अगर आप देखें उनकी जो नेट वर्थ है अचानक जो है दुगनी हो जाती है, कहां से सोर्सेस ऑफ इनकम है, ईडी के रडार पर है। जिस तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अंततः जब लोगों को चुनना पड़ता है दोनों के बीच, तो मुझे यकीन है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही अंततः चुने होंगे। ये एक जो है बाय डिफॉल्ट हमारे लिए एक एडवांटेज है यहाँ पर, निश्चित तौर पर था। और जो लास्ट 10 दिन के जो कैंपेन थे प्रधानमंत्री जी के और अन्य नेताओं के, प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलीज की, 6 जो है रोड शो किए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 16 रैलीज किए, 15 रोड शो किए। तो आप इनडायरेक्टली आप मान रहे हैं तो हैं कि लोकल लीडरशिप नहीं, आप सेंट्रल लीडरशिप के फेस और इश्यू पे चुनाव लड़ रहे थे। वही तो बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि लीडरशिप लोकली आपने टिकट में भी गड़बड़ किया और आप लीडरशिप फेस नहीं था। देखिए, हम तो खुलकर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। नहीं, सिंगल इंजन, केंद्र वाला इंजन, डबल कहाँ था उसमें? नहीं, दोनों तरफ से। जब ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी कैंपेन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके कैंपेन को दुरुस्त बनाती है हमारी केंद्रीय नेतृत्व। तो ये डबल इंजन सरकार जो है, डबल इंजन नेतृत्व भी है पार्टी के अंदर। नहीं, अगर देखिए, अगर इस एग्जिट पोल को मैं सही मान लूं तो जितनी 80-90 सीटें मिल रही है वो केंद्र की मोदी जी के चेहरे पे ही मिल रही हैं। देखिए, राज्यों का तो कंट्रीब्यूशन ही कहाँ आया इसमें, अगर मैं इसी थ्योरी को मान लूं तो। नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जैसे निरस्त्र नहीं है, वो जहां जाते हैं जिताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट लीडरशिप है वो काम नहीं कर रही थी। स्टेट लीडरशिप भी जो है उतनी ही सक्रिय थी। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व जो है एक अलग लेवल का, एक अलग स्तर का ऊर्जा जो है उनके कैंपेन में डालने में कामयाब होती है हर जगह जी, और हर जगह ये कामयाब हुई। अगर आप पिछले 3 साल के कैंपेन, पिछले 3 साल के रिजल्ट्स को देख लें तो बंगाल को छोड़कर हर जगह पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊर्जा भरने की वजह से हिमाचल में भी हिमाचल में कहाँ हुआ? हिमाचल एक अपवाद था। अरे ऐसे ही फिर आप एक एक करके बहुत सारे अपवाद हो जाएंगे तो आपको ये अपवाद वो अपवाद है। बिहार से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, अरे भाई ताजा उदाहरण पे बात करो ना, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए। उत्तराखंड में सभी मीडिया चैनल्स ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जो जीत थी वो केंद्रीय नेतृत्व के बड़ा योगदान था उसमें। ठीक है तुहिन भाई, ये मतलब मैं इस स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप का एटीट्यूड होना ही चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए।
शीतल राजपूत जी, शीतल कह रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी, बिना आरोप प्रत्यारोप के आप मुझे ये समझाइए कि बड़ी पुरानी दोस्त याद आ गई आपको। सर कलीग होते हैं, व्हाट वर्क फॉर यू, बताइए। जी जी। 3-4 चीजें। आज का पहली चीज तो मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज का ये जो आपका एपिसोड है इसको संभाल के रखिएगा 13 तारीख के बाद, और किसी को दीजिएगा मत, वरना तुहिन सिन्हा जी की प्रवक्तागिरी चली जाएगी। हम में और भाजपा में जो हमें अंतर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के करिश्मे पर, मोदी जी की बात पर चुनाव लड़ रही थी और हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। हमारे यहां मुद्दे प्रभावी थे और भारतीय जनता पार्टी के यहां मोदी जी प्रभावी थे। तो जब मोदी जी प्रभावी हो गए तो यहां मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनने आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई साहब थे, 40% की सरकार थी। जनता में जो एक आक्रोश था लोकल लीडरशिप के प्रति था। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सेसिव यूज कर रही है, तो 13 तारीख के बाद भी तुहिन जी जैसे सभी सभ्य लोगों को यह मानना पड़ेगा कि जब वो फेल होंगे 13 तारीख को एग्जैक्ट पोल में, एग्जैक्ट नतीजों में, तब भी वो ये जरूर कहें कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम अपनी कैंपेन अच्छी करते हैं, हम लोग जीत जाते हैं, आखिरी 10 दिन में जीत जाते हैं, तो इन्हें फिर 13 तारीख को यह भी मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही वो चुनाव हारते भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही सारे के सारे गैर जरूरी मुद्दे उठाए। चाहे उन्होंने गाली गिन करके खाई, चाहे किलो में खाई, चाहे उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाने का जो कुकृत्य किया, जिसका कि प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा पड़ेगा, चाहे उन्होंने अन्य झूठ बोले हो कर्नाटक की जनता के सामने, वो सीरीज ऑफ लाइज हैं जो उनकी, तो ये जरूर तुहिन साहब को और इनके साथियों को मानना चाहिए कि हाँ, हम लोग मोदी जी की वजह से अगर जीतते हैं तो हम लोग मोदी जी की वजह से हारे हैं चुनाव। आगे आने वाले समय में हमारा तो बहुत स्पष्ट कैंपेन है। राहुल जी को आप कुछ कह लीजिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कर्नाटक में एक माहौल बना, उसको कैपिटलाइज करने का काम श्री सुरजेवाला जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। श्री सुरजेवाला जी एक न एक तरीके से कहीं न कहीं चाणक्य की भूमिका में रहे। आज आपकी डेट में आपको जो यूनाइटेड कांग्रेस, पूरी कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, तो आप देखिए कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर रही और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोदी करिश्मे पर, शाह करिश्मे पर रही, और शाह और मोदी जी का करिश्मा चला नहीं, ऐसे आपके एग्जिट पोल कह रहे हैं और ऐसा ही हमारा मानना भी है। हमारा तो यह भी मानना है कि हम ये एग्जिट पोल के से कहीं आगे जा रहे हैं। आगे आने वाला समय एग्जिट पोल बताएगा। मतलब एक बात 150-60 हर्षवर्धन जी, नहीं, मैं नजूमी नहीं हूं साहब, मैं ना तो आपने कहा उससे भी आगे जाने का भविष्य वक्ता हूं मैं। नहीं, मैंने ये कहा कि हम लोग सिंपल जो हमारा बहुमत है उससे कहीं आगे जाएंगे। शुरुआत से मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं नीरज भाई अपने को बहुत ज्यादा हर्षवर्धन को कुछ कह रहे थे क्या? या भविष्य वक्ता नहीं मानता। आप हर्षवर्धन को कुछ कह रहे थे क्या? जी हाँ, मैं हर्षवर्धन जी की हर्षवर्धन जी की एक बात से मैं बिल्कुल नाइत्तफाकी महसूस करता हूं कि जिस तरीके की बात हिंदू मुसलमान या ढके छुपे शब्दों में हम कांग्रेस के लोग ना तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, देश के आइन की बात करते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन लोकल इश्यूज पे लड़ा गया। कर्नाटक में इलेक्शन में बजरंग दल को जैसे संगठन जो कि गलत गतिविधियां करते हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, उनको हमने जो गलत काम करेगा, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन, उनको बैन करने की अगर सरकार आपकी बन गई ना, तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको बजरंग बली की बात बनाया, ये प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान वो करते हैं, हम नहीं करते। मतलब आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। सुरेंद्र जी, आपकी सरकार मान लो बनी गई, हम तो इस आज की तारीख में यही मान के चल रहे हैं, तो आप बजरंग दल को बैन करेंगे, ऐसा आपने लिखा था। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन जी आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, आपके पास नहीं, ये नहीं हमने लिखा, ये हमने नहीं लिखा। हाँ, फिर क्या हमने ये लिखा, उन जैसी जितने कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गलत काम करेगी उसको बैन किया। अरे तो नाम लिखा तो फिर बैन करेंगे। नाम तो लिखा ना आपने कि उन जैसे, मतलब उनको भी हमने कहा गलत काम करेंगे तो बैन, गलत काम आप करेंगे तो भी बैन होंगे, हम करेंगे तो भी बैन होंगे, हर्षवर्धन करेंगे तो भी बैन होंगे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि फलाने जी अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनको बैन कर दूंगा, तो फलाने जी का आपने नाम लिख दिया ना कि इनको करना है बैन।
हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आप बताओ ना, सरकार बनते बैन जबलपुर करेंगे। में जो अरे रुकिए सर। कांग्रेस के दफ्तर को आतंक की तरीके से तोड़ा है उन लोगों ने, तो बैन करिएगा ना सर। उन लोगों ने बहुत अच्छा तो काम किया। बैन करिएगा ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसके बाद हर्षवर्धन, सीबीआई के साथ ही अलायंस करते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बजरंग दल गैर कानूनी काम करेगा अरे तो मुझे उसको सर नहीं पे पता, बैठाएंगे। आपने लिखा है और आपने कहा कि आपके दफ्तर को तोड़ा है, आप बैन का जो करेंगे। कांग्रेस, बात अरे खत्म। आपको नहीं पता, हर्षवर्धन, आपको नीरज भाई नहीं पता जबलपुर कांग्रेस का दफ्तर किस तरीके से सर मैं तोड़ा तो है? वही तो कह रहा हूँ कि आप बैन करेंगे उनको। आप ही तो बता रहे हैं कि तोड़ा है, तो आप बैन करिएगा उनको। खैर नहीं हर्षवर्धन, सुरेन हाँ जी शांत हो तो मैं बोलूं। हाँ सुरेन जी शांत हो गए। नेचुरल है कानून अपना काम। सुरेन जी शांत हो गए, बोलिए बोलिए। नीरज जी मैं कुछ कहूं उससे पहले, अरे मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, देश के आइन, मैं आइन का मतलब नहीं समझता, जरा ये बता दीजिए तो फिर मैं आगे, ये समझ नहीं पाया शब्द क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए सुरेन जी। आइन का मतलब मतदाता, जनता। उर्दू शब्द है ये, हिंदी और क्या नाम संस्कृत और बाकी और फारसी अच्छा से ये आपने इतना उर्दू कठिन आइन लैंग्वेज। बोल दिया ना कि मैं इसका कंफ्यूज हो गया, मुसलमानों आप से क्या कोई कह- मतलब नहीं। अच्छा जी। उर्दू शब्द। आइन का मतलब होता है जनता। ओके। और हर्षवर्धन अच्छा, त्रिपाठी ठीक है, जी, ठीक है। मैं आइन फिर से उर्दू। आपसे कहता हूं, आप मुसलमान के विरोध अरे के सर, चक्कर में रुको ना, विरोध आइन कर ये रहे हैं। आपने कहा सुरेन जी। सुरेन जी वो सुनो तो उनको। अरे आप मानेंगे नहीं अभी। अरे कमाल कर रहे हैं आप। हम हर्षवर्धन जी सुरेन हमारे जी, बड़े आपकी अच्छे बात मित्र हैं, हम हम अंदर ध्यान तक से जानते सुनते हैं। अरे तो मित्र की आप बात तो सुनो, कुछ- मित्र की बात तो और सुनो। आप जो है तुरंत मुसलमान और हाँ। नहीं आप बिल्कुल अंदर तक जानिए, लेकिन मैं तो मुसलमान कह भी नहीं रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए सुरेंद्र अरे राजपूत आपने जी कहा कांग्रेस प्रभु, के आपने प्रवक्ता आइन हैं। का मतलब और पूछ कोई भी लिया, नहीं आप मानेगा, आइन का कोई मतलब भी नहीं ऐसे थोड़ी ना जानते हैं, होता है कि वो मानते हैं। देखिए ये सेकुलर और कम्युनल का इस देश में यही फर्क है। नहीं मैं सचमुच नहीं जानता था, मैं ईमानदारी से कहूं, आप इसको मानेंगे नहीं, मैं समझ नहीं पाया जब आपने कहा देश के आइन में, तो हम समझ नहीं पाया आइन मतलब क्या हुआ। लेकिन ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस देश में आप सेकुलरिज्म और इतने बड़े कम्युनिज्म की पत्रकार बहस हैं क्या और आप आइन का मतलब नहीं जानते हैं, जाने दीजिए, हमको मत बताइए। नहीं, आपको बहुत हम बड़े कैसे समझा चैनल पर आप पाएंगे आप? बैठे हुए अरे, हैं। कांग्रेस- हम आप सुरेन जी यूनिवर्सिटी से अब आइन को आपके छोड़िए मुद्दों के सर, लिए जानते हैं। आइन को छोड़िए, अब आगे उनको अरे सर, बात पूरी करने दीजिए। अरे हम नहीं छोड़ रहे, हर्षवर्धन जी नहीं छोड़ रहे, हमने तो छोड़ दिया था। हाँ देखिए टीवी पर कोई कहां मानता है कि उसको कुछ नहीं पता है। सुरेन जी हमने मान लिया, ये कम बड़ी बात है क्या? चलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस देश में सेकुलर और अरे ये कम्युनल बहुत की बड़ी डिबेट क्या बात है है। सर, यही तो कह रहे सेकुलर हैं कि मतलब झूठ ये माना कि आपने। मुसलमान मतों के लिए, मुसलमानों को अपने पाले के लिए लाने के लिए बात करना। अब देखिए आप फिर से वही शुरू कर दिए। अब या तो कहिए मैं चुप हो जाता हूं सुरेन जी, मैं आपसे लड़ नहीं पाऊंगा। वैसे भी आप अभी जीत रहे हैं, बहुत उत्साह है, मैं उसमें क्यों लड़ूंगा। अरे नहीं सर, हम आपसे बिल्कुल नहीं लड़ सकते, आप भाई हैं हमारे, कहां से लड़ लेंगे हम आपसे? आपको तो अपनी तरफ चलिए लाना है। सुरेन जी चुप हो गए तो मैं बोल देता हूं। इस अच्छा एक मिनट सुनिए, सुनो ना हर्षवर्धन, आप हर्षवर्धन एक मिनट हर्षवर्धन एक मिनट। और कम्युनल की इस देश में बहस क्या है नीरज? हर्षवर्धन और सुरेंद्र राजपूत जी, टेक्निकल लैग आ जाता है 5-6 सेकंड का, तो इसलिए ये चर्चा बार बार हो रही है। अब आप सुरेंद्र जी एकदम शांत रहिएगा, इनको बोलने दीजिए, लैग खत्म हो जाएगा जी। नीरज जी सेकुलर और कम्युनल की इस देश में बहस क्या है, और ये मैं बहुत गंभीरता से आज कह रहा हूं। आज आवाज अड्डा के जितने दर्शक हैं, ये मेरी 2-3 लाइनें ध्यान से सुन लें। सेकुलर मतलब ये कि मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल हर संभव प्रयास करे, तुष्टीकरण की हद तक चला जाए, उसकी भावनाओं को सहलाने के लिए पीएफआई के साथ बजरंग दल को इक्वेट करे, लेकिन बोले कि नहीं हमें कोई नहीं, हम सेकुलर हैं, हमें किसी एक मत को नहीं लाना है। कम्युनल क्या है? कम्युनल इस देश की राजनीति में यह है कि कोई कहे कि नहीं हमें तो हिंदुओं की चिंता है, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बस इतना सा ही फर्क है नीरज जी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी का ये जो सेकुलर वाला था, उसको क्षेत्रीय पार्टियों ने खींच लिया, मुसलमानों का आधार मतदाता समूह वो चला गया। और मैं ये सारी बातें राजनीतिक कर रहा हूं, ये मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। वोट देते जाते समय तो ये सब होता ही है ना, आखिर सर्वे एजेंसी सवाल भी पूछती है।
जो सर्वे एजेंसी सवाल पूछ रही हैं, मैंने ज्यादातर का जब डिटेल देखा तो बहुतायत मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी वजह है जो जिसको आप कह रहे हैं ना कि पूरा एकदम चुनाव घूम गया, 4% का अंतर, वो इसी वजह से है। और मैं कह रहा हूं कि 2024 इसके आधार पर तय होना है, चाहे कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बने और या ना बने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आते तुरंत।